सो फाइनली अगेंस्ट द गॉड्स डोंगुआ रिलीज हो चुका है और इसकी नोवेल तो मैंने 3 महीने पहले यहाँ तक थी वहां तक खत्म कर ली थी। अब हालांकि BTTH और अगेंस्ट द गॉड्स दोनों की स्टोरी लाइनिंग थोड़ी सी अलग है, लेकिन एक बात तो मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि जितना मजा मुझे BTTH की नोवेल पढ़ने में आया, अब एग्जैक्टली कंपेयर तो नहीं कर सकता, लेकिन उतना ही थ्रिल मुझे अगेंस्ट द गॉड्स नोवेल पढ़ने में आया। तो खैर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम बात करते हैं MC की। इस डोंगुआ के मेन कैरेक्टर का नाम है यंचे और ये एक टाइप की वेंजेंस स्टोरी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा डार्क मोमेंट्स भी मिल जाएंगे। लेकिन आपके लिए सरप्राइज ये है कि इसका जो मेन कैरेक्टर है वो हमारी जियान से भी बड़ा ठरकी है, क्योंकि जितना बड़ा इसका हारेम है ना उसमें तो 2-4 नोवेल फिट हो जाती। चलो खैर इसके एपिसोड नंबर 1 की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। आप कमेंट्स में ये बताना कि इसके आने वाले एपिसोड की एक्सप्लेनेशंस आगे मुझे कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं। कहानी की शुरुआत होती है एक माउंटेन क्लिफ से और इस माउंटेन एज को यहाँ पे क्लाउड क्लिफ बोला गया है। हम देखते हैं कि हमारे MC के ऊपर अब बहुत सारे सोल्जर्स अटैक कर रहे हैं। चलो आपको एक और फैक्ट बता दूं कि इस पूरी की पूरी स्टोरी में जो सबसे ज्यादा पावरफुल आर्टिफैक्ट होगा उसका नाम है हेवनली पॉइजन पर्ल, और यही रीजन रहेगा जिसकी वजह से हमारा MC और भी ज्यादा ओवर पावर्ड होता जाता है। सो लेट्स बैक टू द स्टोरी। अभी हमारे MC की हालत कुछ ज्यादा ही खराब लग रही थी। हम नेक्स्ट मूवमेंट में यंचे को हेवनली पॉइजन पर्ल का यूज करते हुए देखते हैं। इससे चारों तरफ एक ग्रीन कलर का थिक माइज्मा फैल जाता है। ये पॉइजन इतना ज्यादा खतरनाक था कि लोग वहीं के वहीं डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाते हैं। पीछे जो अटैकर्स यंचे के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं वो इस चीज को देख के कांप जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपने ऊपर एक शील्ड बनानी पड़ती है। हम देखते हैं कि उस शील्ड के बाहर कई लोग एक पे एक मरे जा रहे थे, लेकिन वो शील्ड भी बहुत देरी तक हेवनली पॉइजन पर्ल को रेजिस्ट नहीं कर पाती है। धीरे धीरे करके हेवनली पॉइजन पर्ल का पॉइजन उसमें एंटर होने लगता है। तभी उस ग्रुप का लीडर चिल्लाता है कि अपने अपने मुंह पे वो स्कार्फ बांधो, और हम उन लोगों को एक मैजिकल मास्क लगाते हुए देख सकते हैं। चलो स्टोरी में एक और डिटेल को ऐड करता हूँ। अभी जो स्टोरी चल रही है वो है कैंगुआन रियल्म की, जिसमें हमारे मेन कैरेक्टर की ऐसी हालत हो चुकी है। कुछ लोग जो उस पॉइजन पर्ल से आगे आ चुके होते हैं वो यंचे के ऊपर लगातार अटैक करते रहते हैं। कई सोर्ड्स और स्फीयर एक के बाद एक यंचे की बॉडी पे और भी ज्यादा इंजरीज को छोड़ते जाते हैं। इस वक्त यंचे का इंसानियत पे से पूरा का पूरा भरोसा उठ चुका था। वो याद करता है कि किस तरीके से इन लोगों ने उसके मास्टर को मारा। उसे याद आता है कि किस तरीके से उसकी फियांसे की मौत हुई, और ये सब इन इंसानों की लालच की वजह से था। यंचे कहता है कि मास्टर, मैं अपने आप से नफरत करता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास इतनी ताकत नहीं बची है कि मैं तुम्हारे मर्डर्स से तुम्हारा बदला ले सकूं। अब पीछे से जिन लोगों ने वो स्कार्फ बांधे हुए थे उनके अंदर भी धीरे धीरे वो पॉइजन एंटर करने लगता है। जब तक हेवनली पॉइजन पर्ल का इफेक्ट खत्म होता तब तक ऑलरेडी कई लोगों की जान जा चुकी थी। वो ग्रुप का लीडर जब यंचे के पास आता है तो यंचे की आंखें ऑलरेडी बंद थी और वो खड़ा हुआ था। उसके पीछे के लोग बोलते हैं, क्या यंचे का काम तमाम हो चुका है? एक बंदा यंचे की हालत को चेक करने जाता है, लेकिन जब वो उसके हाथ से हेवनली पॉइजन पर्ल को ले रहा होता है तभी यंचे अपनी आंखें खोलता है। ये देख के वो बंदा बहुत ज्यादा डर चुका था। जब नेक्स्ट मोमेंट में यंचे उसके ऊपर अपनी हेवनली पॉइजन पर्ल से अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन तभी यंचे की किस्मत ने शायद साथ देना ही बंद कर दिया था, क्योंकि उस वक्त हेवनली पॉइजन पर्ल की पूरी पावर्स एग्जॉस्ट हो चुकी थी। इस चीज को देख के वो सामने वाला ग्रुप लीडर कहता है कि यंचे, तुमने बहुत सारे लोगों को मारा है और इसकी सजा देने के लिए मुझे तुम्हारे कई टुकड़े कर देने चाहिए, लेकिन अगर तुम मुझे वो हेवनली पॉइजन पर्ल दे देते हो तो मैं तुम्हें एक स्विफ्ट और पेनलेस डेथ दे सकता हूँ। ये सुन के यंचे कहता है, अरे तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम्हें ये पॉइजन पर्ल भी चाहिए? और ये कहने के बाद यंचे बैकवर्ड जंप लगा देता है, और पीछे क्या था? पीछे थी एक बहुत गहरी खाई, और इसी के साथ यंचे की ये वाली लाइफ यहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन कहानी तो हमारी यहाँ से शुरू होती है। तभी हम देखते हैं यंचे को अपनी आंखें खोलते हुए। उसके कानों में एक फीमेल आवाज एंटर करती है। वो फीमेल शाओचे करके चिल्ला रही थी। यंचे अपनी आंखें खोलता है और उस फीमेल के आंसू पहुंचता है, और हमें यहाँ पे मालूम पड़ता है कि इस लड़की का नाम शाओलिंग शी है, जो कि शाओ सेक्ट से बिलोंग करती है। तो यंचे तो पिछली लाइफ में ही खोया हुआ था। वो शाओलिंग शी से कहता है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। ये सुन के शाओलिंग शी कहती है कि शाओचे, क्या हुआ? बेहोशी की वजह से तुम्हारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया क्या? ये सुन के शाओचे चारों तरफ बहुत ध्यान से देखने लगता है, और उसे तब समझ में आता है कि वो तो एक रूम के अंदर है जहाँ पे रेड कलर की डेकोरेशंस की तो बिल्कुल कमी नहीं है। शाओलिंग शी कहती है कि तुम्हारी आज शा चिंगयू से शादी होने वाली थी, लेकिन तभी अचानक से तुम फेंट हो गए। ये सुन के शाओचे कहता है, शा चिंगयू इस शहर की नंबर 1 ब्यूटी। ये सुन के लिंगशी पाउट करने लगती है। वो कहती है, अच्छा तुम्हें फर्स्ट ब्यूटी के नाम से बहुत जल्दी होश आ गया। जब पीछे से शाओचे सॉरी बोलने वाला होता है तभी लिंगशी उसे रोकती है। वो कहती है, ठीक है तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, बाहर पापा के साथ कई लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हम कई गार्ड्स को शाओचे के गेट के पास देखते हैं। जब शाओलिंग ची उस गेट से पास करती है तो सब लोग उसे ग्रीट करते हैं। तभी एक गार्ड की आवाज आती है कि ये लूजर अभी तक जिंदा कैसे है? अगर थर्ड एल्डर को इस लूजर की वेन्स को बचाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे बर्बाद नहीं करने पड़ते तो अभी तक थर्ड एल्डर शायद इस फैमिली के हेड बन चुके होते। ये सुन के शाओचे अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन अफसोस उसकी पूरी की पूरी वेन्स वेस्टेड थी, यानी कि वो एकदम वेस्ट इंसान था। वो बिल्कुल भी कल्टिवेशन नहीं कर सकता था। तभी अचानक से शाओचे की बॉडी से एक ग्रीन कलर का ग्लो बाहर आने लगता है। जब शाओचे अपनी सी ऑफ कॉन्शियसनेस में एंटर करता है तो वो पाता है कि
उसके पास अभी वो हेवनली पॉइजन पर्ल है। अब यहाँ पे सीन ये था कि शाओचे के पास अपनी पुरानी लाइफ की और इस लाइफ की दोनों लाइफ की मेमोरीज थी। वो फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पे वो अपने ग्रैंडपा को देखता है जो कि शाओ सेक्ट के थर्ड एल्डर भी थे। अब छोटे से ही शाओचे की वेन्स पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन उसके ग्रैंडपा हमेशा उससे काइंड बिहेव करते थे। हम उसके ग्रैंडपा को उससे कहते हुए देखते हैं कि तुम चिंता मत करो, जब तक ग्रैंडपा जिंदा है तुम्हें कोई भी बुली नहीं कर सकता। हम शाओलिंग शी को भी कई बार यिनचे को बचाते हुए देख सकते हैं। तभी हम फ्लैशबैक से सामने आते हैं और सामने शाओलिंग शी और थर्ड एल्डर खड़े हुए थे। थर्ड एल्डर यानी कि उसके ग्रैंडपा उसकी हेल्थ को चेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस वक्त शाओचे को इस चीज से काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि इस वक्त वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि वो यिनचे है या शाओचे। वो अपने ग्रैंडपा के हाथ को डॉज करता है। ये देख के ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम अभी तो बिल्कुल सही लग रहे हो, लेकिन अचानक से सुबह एकदम बेहोश क्यों हो गए थे। ये सुन के शाओलिंग शी भी कहती है ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं तो बस सुबह इसके खाने के लिए दलिया लाई थी। ये सुन के उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि शाओचे अभी बहुत ज्यादा वीक है, अभी उसकी डाइट का काफी ज्यादा ख्याल रखा करो। अपनी फैमिली की इस तरीके से केयर देखते हुए यिनचे खड़ा होता है। वो कहता है ग्रैंडफादर आप चिंता मत करो, इस दुनिया में बहुत सारी मेडिसिनल हर्ब्स है, बहुत सारी मैनुअल्स है, और आई बिलीव कि मैं अपनी वेन्स को पूरी तरीके से हील कर सकता हूँ। शाओचे कहता है कि मैं बस ये चाहता हूँ कि हमारी फैमिली हमेशा खुश रहे। ये सुन के शाओलिंग शी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। वो कहती है शाओचे आज तुम इतने बदले बदले क्यों लग रहे हो। खैर आपको मेरी आवाज भी थोड़ी सी बदली लग रही होगी क्योंकि पिछले कुछ टाइम से भाई का भी गला खराब है। शाओचे के ग्रैंडफादर बोलते हैं कि वेडिंग सेरेमनी के लिए टाइम काफी ज्यादा लेट हो रहा है, मैं सारी की सारी तैयारियों को शुरू करता हूँ, और ये कह के वो चले जाते हैं। हम शाओचे और लिंगशी को देखते हैं। वो शाओचे को वेडिंग के लिए रेडी कर रही थी। इस वक्त शाओचे सोचता है कि मैं पिछली लाइफ में बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन मेरी ऑब्सेशन की वजह से मेरे सारे के सारे क्लोज रिलेटिव्स मुझसे दूर चले गए। अब हालांकि इस लाइफ में मेरे पास कोई मिस्टिकल पावर तो नहीं है, पर मेरे ग्रैंडफादर और एंट का प्रोटेक्शन मेरे साथ है, और इस लाइफ में मैं अपनी फैमिली को बिल्कुल अप्रिशिएट करूंगा। तभी हम शाओलिंग शी के आंखों से आंसू गिरते हुए देख सकते हैं। ये देख के शाओचे लिंगशी से पूछता है क्या हुआ। शाओलिंग शी कहती है कि तुम काफी ज्यादा वीक हो, अब पता नहीं वो शा चिंगयू तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करेगी। ये सुन के शाओचे कहता है कि तुम इस बात की चिंता मत करो, सब संभाल लिया जाएगा। शाओलिंग शी कहती है कि जब से तुमने वो पोरेज खाया है तब से तुम्हारी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो चुकी है। तभी बाहर से सबऑर्डिनेट्स की आवाज आती है कि यंग मास्टर हम सब जाने के लिए रेडी है। सीन शिफ्ट होता है और हम बाहर कैरेजेस को देखते हैं। इस वक्त वो सारे के सारे सबऑर्डिनेट्स ग्राउंड में पड़े आराम कर रहे थे। तभी पीछे से आवाज आती है कि तुम लोग यहाँ पे काम करने के लिए आए हो या फिर आराम, और ये आवाज होती है शाओहोंग की। अब यहाँ पे हम शाओहोंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखें तो शाओहोंग पर्सनली शाओ क्लैन से नहीं था, उसे एक एडवेंचर के दौरान शाओचे के ग्रैंडफादर ने बचाया था, और जिसके बाद शाओहोंग शाओ फैमिली में आगे रहने लगे थे। यंगशे पूरे के पूरे शाओ क्लैन में शाओहोंग की सबसे ज्यादा इज्जत करता था अपने ग्रैंडफादर को छोड़ के। हाँ हम हमारी शाओलिंग शी को कैसे भूल सकते हैं। तभी हम पीछे से शाओचे को आते हुए देखते हैं। अब सब लोगों का मानना था कि शाओचे सीधा का सीधा कैरेज में बैठेगा, लेकिन वो सबसे पहले हॉर्स के पास जाता है। ये देख के सब लोग काफी ज्यादा चौंक गए थे। शाओहोंग शाओचे को ये करने से रोकते हैं, लेकिन यहाँ शाओचे को लगता है कुछ ज्यादा ही चलती। वो उस हॉर्स के ऊपर बैठ के उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे शायद शाओचे भूल गया था कि वो पहले की तरह पावरफुल नहीं है, जिस वजह से शाओचे नेक्स्ट मोमेंट में वापस से नीचे गिर जाता है। ये देख के सारे सबऑर्डिनेट्स शाओचे की तरफ देख के हंसना शुरू कर देते हैं। तभी एक हाथ शाओचे की तरफ बढ़ता है, और ये हाथ था शाओ यूलैंग का। ये अभी करंट शाओ क्लैन के पेट्रियार्क का बेटा था। शाओ यूलैंग कहता है कि ब्राइड को ग्रीट करना काफी इंपॉर्टेंट इवेंट है, तो मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगा कि तुम इस कैरेज में जाओ। ये सुन के शाओचे अपने दोनों हाथ कप करता है। शाओचे कहता है कि आज सिर्फ मेरी वेडिंग की बात नहीं है, आज बात है शाओ फैमिली की डिग्निटी की। ये सुन के शाओ यूलोंग कहता है कि वाह क्या बात है, तुम बिल्कुल शाओ क्लैन के मेंबर होने के लायक हो। थोड़ी सी और सोफेस्ट्री के बाद शाओचे ब्राइड की तरफ जाने लगता है। हम शाओचे को देखते हैं जो समझ गया था कि ये शाओ यूलैंग नहीं उसके पोरेज में जहर मिलाया था। वो तो भलाओ हेवनली पॉइजन पर्ल का, जो कि शाओचे की इस लाइफ में भी आई है, नहीं तो शाओचे का तो वहीं पे पत्ता साफ हो गया होता। हम पीछे शाओ यूलोंग को देखते हैं जो अपने छोटे भाई शाओयांग के एक थप्पड़ मारता है। वो कहता है वेस्ट, तुझसे ये भी नहीं किया जा सकता, आखिर कैसे वो जिंदा है। ये सुन के उसका छोटा भाई कहता है कि मैंने क्लियरली उसके पोरेज में जहर मिलाया था। जब वो उसे दोबारा हिट करने वाला होता है तभी शाओयांग कहता है कि शा चिंगयू इस शहर की सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल वुमेन है, वो इस शाओचे को बिल्कुल भी भाव नहीं देने वाली। वो आगे बोलते हुए कहता है कि एक बार वो शाओ क्लैन में आ जाए तो शा चिंगयू को तुम्हें कंट्रोल करना बिल्कुल आसान होगा। इस वक्त शाओ यूलैंग ने शाओचे के लिए एक नॉर्मल घोड़े का बंदोबस्त भी कर दिया था। हम शाओचे को उस घोड़े पे आगे आराम से जाते हुए देखते हैं। अब शाओचे ऑलरेडी पहले से काफी ज्यादा हैंडसम था, तो इस वजह से कई कन्याएं शाओचे की काफी ज्यादा तारीफ करने लगती हैं। इस चीज से जलते हुए कई लोग कहते हैं कि ये तो बस एक वेस्ट है, ये कभी कल्टीवेशन नहीं कर सकता। सीन चेंज होता है और हम शाओचे को देखते हैं। उसके ऊपर इन बातों का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। तभी अचानक से धरती के हिलने की आवाज आती है और हम देखते हैं एक बहुत ही भयानक जेंग-टू बीस्ट को जो शाओचे की तरफ बढ़ रहा था। ये देख के सब लोग चारों तरफ भागने लगते हैं। उस बीस्ट को शाओचे के पास आते हुए देख शाओंग काफी ज्यादा चिंता में आ गए थे। वो आगे जाके उस बीस्ट के ऊपर एक हमला करते हैं जिससे वो बीस्ट फुटबॉल की तरह वापस चला जाता है। तभी सामने से आवाज आती है एक इंसान की, लेकिन जब हम उस इंसान की तरफ देखते हैं तो वो इंसान कम और गेंडा ज्यादा लग रहा था। वैसे इसका
नाम था यूवेन और ये लुएन सिटी से बिलोंग करता था। शाहोंग कहता है सामने से हट जा, लेकिन यूवेन यहाँ पर नेक इरादों से नहीं आया था। वो कहता है कि मैंने इस बीस्ट को काफी टाइम से बांध के रखा है, अब ये थोड़ा सा आउट ऑफ हैंड हो गया है। वो शाओचे की तरफ देख के कहता है शायद इसको अपना सेम काइंड मिल गया है। मतलब बेसिकली शाओचेन अभी तक काफी ज्यादा वीक था और वो कभी भी पब्लिक की आंखों में नहीं आता था, लेकिन आज शाओचे एकदम घोड़े पे बैठ के रॉब में आगे जा रहा है। सो बेसिकली ये उसका सरकास्टिक कमेंट था। तभी पीछे से लोगों की आवाज आती है कि मिस्टर यूवेन काफी टाइम से शा चिंगयू के पीछे पागल है और आज चिंगयू और शाओचे की मैरिज होने जा रही है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल पागल हो चुका है। वो गेंडा आगे बोलता है कि आज शाओचे और चिंगयू की शादी है और लोगों का कहना है कि शाओचे बिल्कुल भी चिंगयू को डिजर्व नहीं करता है और मुझे भी ये काफी ज्यादा अनफेयर लग रहा है। वो कहता है कि अगर यंग मास्टर शाओ इस बीस्ट के सामने से निकल सकते हैं तो मैं सबके सामने तुमसे माफी मांगूंगा और मैं ये भी मान जाऊंगा कि तुम शा चिंगयू को डिजर्व करते हो। ये सुन के शाहोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन शाओचे कहता है कि अंकल कोई बात नहीं, हम शाओचे को आगे बढ़ते हुए देखते हैं। वो गेंडा उस बीस्ट को भी शाओचे के ऊपर रिलीज कर देता है। जब वो बीस्ट शाओचे की तरफ आ रहा था तभी शाओचे अपनी पुरानी लाइफ का ऑरा एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से वो बीस्ट काफी ज्यादा डेंजर को फील करने लगता है और हम उसको एक एक कदम पीछे लेते हुए भी देखते हैं। ये देख के उस यूवेन कैंडी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो उस बीस्ट के ऊपर पीछे से हमला कर देता है, जिससे वो बीस्ट पागल हो जाता है और जिसकी वजह से वो शाओचे के ऑरे के प्रेशर से भी बाहर आ जाता है। अब वो बीस्ट बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। इस वजह से शाओचे का हॉर्स भी काफी ज्यादा डर जाता है और हॉर्स के आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से शाओचे वापस से जमीन पे गिर जाता है। लेकिन हमें कुछ आगे मालूम पड़े उससे पहले ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। सो ये था एपिसोड फर्स्ट ऑफ अगेंस्ट द गॉड्स। तुम्हें वाला एपिसोड कैसा लगा इसे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना और अगर तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो तुम हेल गार्डन फैमिली को सब्सक्राइब करके इसका पार्ट बन सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है और इससे मेरी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। राइट साइड में क्लिक करके देख सकते हो कि आकर जियान ने मास्टर यालाओ को कैसे बचाया। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।